नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में भौतिक भूगोल के सेशन को कंटिन्यू करते हुए एक और नए सेशन पर हम चर्चा करेंगे, नए टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है सुनामी। जी हाँ दोस्तों, आपके सिलेबस को ही फॉलो करते हुए चैप्टर बाय चैप्टर क्लासेस कंटिन्यू करते हुए आज हमारा नया सेशन होगा या नया टॉपिक होगा सुनामी, जिस पर हम पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और उम्मीद करता हूं कि सेशन कंप्लीट होने के बाद में सुनामी वाले कॉन्सेप्ट से जो है ना कोई भी डाउट आपके अंदर नहीं बचेगा। ये सेशन जो चल रहे हैं ये सभी यूनिवर्सिटियों के लिए है। भूगोल कोई अलग अलग नहीं होता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए कोई अलग अलग भूगोल पढ़ाया जाए। भूगोल भूगोल होता है, चाहे वो मानव भूगोल हो जो कंप्लीट करवा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, और एक भौतिक भूगोल जो सेशन चल रहा है, सब एक ही जैसा होता, सेम होता है। क्लियर है? तो आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, कोई मैटर नहीं करता, बस आपके सिलेबस में भौतिक भूगोल होना चाहिए और आपके सिलेबस में ये टॉपिक होना चाहिए। दैट्स ऑल। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं सुनामी वाला सेशन। आज का लेक्चर नंबर 19 होने जा रहा है। इससे पहले 18 लेक्चर इस सीरीज के मतलब इस सब्जेक्ट के हो चुके हैं। कंटिन्यू करते हैं सेशन। उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि जो भी नए छात्र हैं उनको बताना चाहूंगा कि इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मेरे द्वारा सिर्फ भौतिक भूगोल या कहे कि हिस्ट्री वगैरह ही नहीं, बल्कि ऑलमोस्ट बीए के सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए जा चुके हैं, या कुछ सब्जेक्टों पर क्लासेस चल रही है, या कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं, कुछ रेयर सब्जेक्ट भी हैं जो अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं पढ़ा है। वो भी आपको यहाँ इसी प्लेटफॉर्म की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। पूरे डिटेल में पढ़ाया मैंने आप लोगों को, और साथ में उसके नोट्स भी जो है ना उन्हीं लेक्चरों की डिस्क्रिप्शन में आसानी से आप लोगों को मिल जाएंगे, जिन्हें डाउनलोड करके और आराम से आप एग्जाम के टाइम पे रिवीजन लगा सकते हो। जो आपने मुझसे वीडियो में पढ़ा है उसी का रिवीजन जब आप एग्जाम से पहले लगाते हो ना, तो मेरी गारंटी है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन छूटता नहीं है और पूरी इफिशियंसी के साथ में लिख करके आते हो आप लोग। ठीक है ना? चाहे आप बीए फर्स्ट ईयर के हो, सेकंड ईयर के हो, या थर्ड ईयर के छात्र हो। और जो मुझे फर्स्ट ईयर से फॉलो कर रहे हैं उनका तो डबल फायदा ये होने वाला है कि बीए थर्ड ईयर तक अब आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है ना? थर्ड ईयर तक आपके साथ बना हुआ हूं मैं आप लोगों को। हर एक सब्जेक्ट पर मैं आप लोगों को सेशन दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और है, यदि आप में से कोई भी छात्र किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है, तो उसके लिए भी एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मेरे द्वारा तैयार कर दिया गया है। यूट्यूब पर ही, यूट्यूब चैनल ही है प्रज्ञान हिंदी नाम से। जाइएगा, उसको विजिट जरूर कीजिएगा। अभी वहां पर टॉप 5000 ऑल इंडिया जीके सीरीज के जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना, उस पर सेशन चल रहा है, जिसमें हम 3500 से ज्यादा या 3500 के समथिंग क्वेश्चन अब तक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक से याद नहीं है, लेकिन हाँ कि 3500 के आसपास, 3500 के आसपास क्वेश्चन हम वहां पर डिस्कस अब तक कर चुके हैं। अगर बात करें तो अब तक जो है हिस्ट्री के 750 प्रश्न पूरी तरह कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा पॉलिटी के 500 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, ज्योग्राफी के 550, बायोलॉजी के 500, केमिस्ट्री के 500, फिजिक्स के 500। तो इस तरह से सेशन अभी जो है वहां पर चल ही रहा है। 3500 लगभग की 1500 क्वेश्चन हमें अभी वहां पर और डिस्कस करना है। तो जितने भी आपके जीएस जीके वाले सब्जेक्ट है ना, वो लगभग सब हम वहां कंप्लीट करेंगे, पहले वन लाइनर के माध्यम से, उसके बाद में हम वहां पर डिटेल क्लासेस में आएंगे। डिस्क्रिप्शन में प्रज्ञान हिंदी की लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट वहां से ही फॉलो कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे डायरेक्ट जाइए, वहां पर प्रज्ञान हिंदी लिखिए, इजीली आपको वहां पर सेशन चैनल जो है देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। तो आज का सेशन में ये आपका जो है सिलेबस है, जो आप भली भांति जानते हैं, और इसी के अनुसार हमारे सभी सेशन चल रहे हैं। ठीक है ना? तो आज की क्लास के बाद में आपकी थर्ड यूनिट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड यूनिट आज की क्लास के बाद में पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि थर्ड यूनिट का हम लास्ट वाला जो टॉपिक है हमारा सुनामी, इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो कल से हम यूनिट 4 पर मूव करेंगे, जिसमें 3 टॉपिक है। अब देखने वाली बात यह है कि 3 टॉपिक तो है, लेकिन कितने सेशन होंगे उसमें, वो एक अलग बात है। क्लियर है? और अगर हम टॉपिक वाइज देखा जाए ना, तो 4 यूनिट 5 यूनिट, तो 3 टॉपिक 4 यूनिट में है और 2 टॉपिक 5वीं यूनिट में है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 5 क्लासेस में हमारा पूरा ये पूरा पार्ट ही कंप्लीट हो जाएगा। खैर, देखते हैं आने वाले समय में कि 5 क्लासेस होंगी या 8 होगी या 10 होगी, लेकिन क्योंकि मैं पूरे विस्तार से आप लोगों को पढ़ाता हूं, कंटेंट के साथ में या सब्जेक्ट के साथ में कोई कंप्रोमाइज में करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ना? तो आज का जो सेशन होने जा रहा है वो सुनामी पर होने जा रहा है। जिन लोगों ने सुनामी बेशक देखी होगी, उनको तो बहुत अच्छे से इसके आतंक के बारे में पता होगा कि किस प्रकार से क्या खौफनाक मंजर बनता है, जिससे आप इस पिक्चर में भी अगर देख पा रहे हो, है ना? तो जिस प्रकार से 15 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें अचानक से सोचिए कि आपके सामने आ जाए। समुद्र की 15 मीटर, 15 मीटर मतलब समझते हो ना,
45 फीट से भी ज्यादा ऊंची, मतलब 5 मंजिला इमारत मान लीजिए आप, 5 मंजिला इमारत या उससे भी ऊंची लहरें अचानक से आपके सामने आ जाए और बिल्कुल आतुर हो वो आपके तबाही के लिए, तो सोचिए कि किस प्रकार का खौफनाक मंजर बन जाता है वो। बिल्कुल आज उसी मंजर की हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन बस डिफरेंस थोड़ा सा ये होगा कि हम अपनी स्टडी मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, एज अ स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं। इस सुनामी को हम 5 बिंदुओं मतलब 5 पॉइंटों के माध्यम से समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम सुनामी की व्याख्या करेंगे, जो कि हमें सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन के आंसर में लिखनी होती है। व्याख्या में किस तरह से इसके बेसिक तथ्यों को रखेंगे, उसके बाद में हम सेकंड नंबर पॉइंट में देखेंगे कि सुनामी का उद्भव कैसे होता है। उद्भव हुआ मतलब उत्पन्न कैसे होती है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका विकास कैसे होता है। तीसरे नंबर पॉइंट में हम ये जानेंगे कि सुनामी का प्रसार किस प्रकार होता है, मतलब उसका फैलाव किस प्रकार से होता है। ठीक है ना, कि सुनामी एक ही दिशा में बढ़ती है या 4 दिशाओं में बढ़ती है, या ना चारों तरफ किस किस प्रकार से उसका प्रसार होगा, ये सारी बात हम पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे। पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे इसके प्रभाव के बारे में, जी हाँ, इसके आतंक के बारे में। क्लियर है। और पॉइंट नंबर 5, लास्ट 5 में, जो लास्ट टाइम हिंद महासागर में सुनामी आई थी जिसके कारण 11 देश या 11 देशों से भी ज्यादा देश प्रभावित हुए थे, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो लास्ट टाइम हिंद महासागर में कौन सी सुनामी आई थी, है ना, ये भी आपके थोड़ा सा ना करंट अफेयर के माध्यम से आपके दिमाग में यह कहें कि आपको अपडेट रहना बहुत आवश्यक है यदि आप जियोग्राफी के स्टूडेंट है तो। ये 5 टॉपिक है जिनके माध्यम से आज का पूरा सेशन चलने वाला है, तो एक एक करके हम पांचों पर डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी पॉइंट छूटे नहीं आप लोगों से। क्लियर है। तो आइए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्याख्या की। यार व्याख्या में भी एक बड़ा प्रश्न होता है कि सर व्याख्या, इतने सारे तो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उनमें भी इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मतलब इतने सारे टॉपिक पढ़ते हैं, और हर टॉपिक में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो होते ही होते। तो हर क्वेश्चन के हर आंसर में व्याख्या में क्या लिखे, तो इसके लिए मैंने अलग से इसी पर सेशन वीडियो बनाया हुआ है। एक वीडियो बनाया था मैंने, शायद पिछले साल बनाया था, जिसमें मैंने पूरा बताया था कि आपको आंसर कैसे लिखना है। यदि आप भी आज भी अगर YouTube पर लिखते हो ना कि हाउ टू राइट आंसर इन एग्जाम, और आगे लिख दीजिए बाय लोधाजी सर या लोधाजी क्लासेस, तो आपको वो सेशन देखने को मिल जाएगा। लगभग 45 मिनट से भी ज्यादा का सेशन है वो, जिसमें मैंने एक एक पॉइंट पर पूरी बारीकी से बात की कि आपको कॉपी किस तरह से लिखना चाहिए। ठीक है ना, तो उसको आप YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा वो, उस पूरे वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वहां पर मैंने बताया था कि व्याख्या आपको लिखनी क्या क्या होती है, लिखने कैसे कैसे होती है, क्या क्या आप व्याख्या में लिख सकते हो। आप अगर स्टडी को लेकर ज्यादा अवेयर हो और आप कोई भी गलती नहीं करना चाहते एग्जाम में, तो इस तरह के वीडियो जरूर देखना चाहिए आप लोगों को, लेकिन ट्रस्टेड वीडियो देखना चाहिए। यूट्यूब पर तो ऐसे भरमार मिल जाएगी वीडियो की, है ना, 5-5 10 मिनट के वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। ऐसे नहीं, ऐसे लिखना चाहिए। एक से एक ज्ञानी लोग आपको ज्ञान देने के लिए आतुर हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई ट्रस्टेड वीडियो मिलता है ना जो आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ा रहा हो, जिसपे आपको बिलीव है कि हाँ ये व्यक्ति हमें जो है भटकाएगा नहीं बल्कि हमारा मार्गदर्शन करेगा, तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा सा फॉलो करें आप लोग। मैं सिर्फ अपना ही नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको जो है आपके जीवन काल में जो भी ऐसे टीचर रहे हैं, जो लगता है कि आपको कि यार ये व्यक्ति मुझे सही मोटिवेट करते हैं, वो मुझे सही मार्ग की ओर अग्रसर कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है, तो ऐसे लोगों को हमेशा फॉलो करना चाहिए। उनकी छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना चाहिए। खैर छोड़िए, वो सब बात की बात है और आप समझ चुके हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं। अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। व्याख्या, अब आज की जो व्याख्या है, मतलब सुनामी की जो व्याख्या है, ये हम शुरू करेंगे इसके शाब्दिक अर्थ से। किससे? शाब्दिक अर्थ से। और इसमें हम एक भारत की आपदा प्रबंधन की एक रिपोर्ट लेंगे, बस इसी के साथ में हम इसकी व्याख्या खत्म कर देंगे। ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो सुनामी, सुनामी का शाब्दिक अर्थ क्या है? सुनामी को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उसको हम टी सुनामी बोलते हैं, जैसा कि ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ है टी सुनामी। ठीक है, टी सुनामी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब ये जो टी सुनामी है ये भी 2 शब्दों से मिलकर बनी है। कौन से 2 शब्द? तो इसमें से आप इसका संधि विच्छेद कर दीजिए। टी सुनामी जो है इसको तोड़ दीजिए 2 शब्दों में, ये यहां से पृथक कर दीजिए। टीसु, इसको अलग कर दीजिए, ठीक है ना, और एक हो जाएगा आपका नैमी। ठीक है, 2 शब्दों से ये इसका निर्माण हुआ मिलकर के। टिश्यू का मतलब होता है हर्बर, इंग्लिश में क्या होता है? हर्बर। क्या मतलब वो हर्बर का? हर्बर का हिंदी ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब होता है बंदरगाह। क्लियर है, बंदरगाह। और वही नैमी का मतलब होता है वेब। वेब मतलब कि हिंदी ट्रांसलेट करें तो तरंग।
ठीक है। तो बंदर कहां पर आने वाली कोई तरंग, इसका कुछ मतलब होता है जापानीज भाषा में सुनामी का या सुनामी का। क्लियर है। तो ये आपके बस ये एक 1.5 लाइन का शाब्दिक अर्थ, इतना मात्र आपको लिखना है। ज्यादा शब्दों के चक्कर में नहीं पढ़ना, कॉपी भरने के चक्कर में नहीं पढ़ना एग्जाम में। बीए समझ के मतलब ये मेंटलिटी हटा दीजिए कि यार कॉपी भरना होता है बीए में, ये गलत धारणा है आप लोगों की ना, इसी कारण से आपके नंबर कटते हैं। नहीं, जितनी आवश्यकता है उतना ही लिखेंगे आप लोग। चलिए, तो व्याख्या में आपने क्या लिखा, सबसे पहले शाब्दिक अर्थ लिख दिया, उसमें क्या लिखा, सुनामी को संधि विच्छेद करा, 2 शब्दों में तोड़ दिया उसको, ठीक है ना, उसका अर्थ लिख दिया। चलिए, इसके बाद में हम बात करते हैं आपदा, भारत की जो आपदा प्रबंधन समिति है उसकी रिपोर्ट की। आपदा प्रबंधन समिति की, उच्च समिति की एक रिपोर्ट आई थी 2001 में, और उस रिपोर्ट में क्या कहा गया सुनामी के बारे में, तो सुनिए। इस रिपोर्ट में कहा गया कि सुनामी जो है ना, समुद्र में भूकंप, भूस्खलन और ज्वालामुखी उद्गार जैसी घटनाओं से पैदा होती है। समझिएगा, यहां पर आपदा प्रबंधन की उच्च स्तरीय समिति की एक बैठक हुई, या कहें कि उस बैठक में एक रिपोर्ट जारी की गई। उस रिपोर्ट कब की गई थी, 2001 में। उसमें लिखा हुआ था कि सुनामी जो पैदा होती है वो समुद्र में भूकंप के आने से, या समुद्र में या समुद्र के बाहर भूस्खलन जो होता है ना, बड़ी मात्रा में, छोटा मोटा नहीं, बड़ी मात्रा में जब भूस्खलन होता है तो वो मलबा समुद्र में जाता है, जिससे पानी में क्या होती है, हलचल होती है, पानी अपनी जगह से हटने लगता है, जो लहरों के रूप में उठते हुए जो है समुद्र के किनारे, समुद्र के तट तक आ जाता है और वो अपनी विनाशकारी लीला दिखाना चालू कर देता है। तो भूस्खलन या फिर समुद्र में जो ज्वालामुखी उद्गार होती, ज्वालामुखी फटती है ना, उन सब कारणों से समुद्र में जो है इस प्रकार की कहें कि सुनामी जो है पैदा होती है। इसके अलावा अगर हम सामान्य शब्दों की कहें, अधिकांश भूवैज्ञानिकों की अगर माने तो उनका कहना है कि जो अधिकांश सुनामी है वो समुद्र के अध स्थल पर आए भूकंपों से पैदा होती है। एग्जैक्टली जो देखिए, सुनामी के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे अभी कहा ना, भूकंप, भूस्खलन या ज्वालामुखी या ऐसी और भी कई प्राकृतिक घटनाएं जिसके कारण सुनामी आ सकती है। लेकिन इस सुनामी के सबसे ज्यादा जो रीजन है, सबसे ज्यादा जो कारण है सुनामी आने के, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है भूकंप। भूकंप कहां पर, समुद्र के अधस्थल में, समुद्र के तल पर जो भूकंप पैदा होते हैं, उन भूकंपों के कारण अधिकतम रूप से सुनामी आती है। और सुनामी को जो है बंदरगाह लहरें भी कहते हैं। बंदरगाह लहरें मतलब समझिएगा, ये टी सुनामी का अर्थ है ना, टी सुनामी का जापानीज अर्थ क्या, बंदरगाह लहरें। इसके अलावा भूकंपीय समुद्री लहरें भी इनको कहा जाता है, लेकिन एक सामान्य नाम तो क्या है, सुनामी ही सामान्य नाम है। बात समझ आई आप लोगों को। चलिए, तो इतना मात्र कंटेंट आपको व्याख्या में देना होता है, इससे ज्यादा पेज भरने की कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है इसका उद्भव कैसे होता है या विकास कैसे होता है। भाई, सुनामी का उद्भव कैसे हुआ या विकास कैसे हुआ, तो थोड़ा सा इंडिकेशन तो आप लोगों को अब तक मिल ही चुका है कि सर या तो भूकंप आया होगा समुद्र के अंदर, या ज्वालामुखी उद्गार हुआ होगा, और ये भी नहीं हुआ तो कहीं पर भूस्खलन हुआ होगा। ये 3 विशेष कारण है सुनामी आने के, तो इसी प्रकार से इसका उद्भव होता होगा, है ना। लेकिन हम थोड़े से अलग तरीके समझने वाले हैं, इसमें 3 पॉइंटों को हम विशेष रूप से देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें होगा कि जो भूकंप आते हैं महासागरीय अधस्थल पर, देखिए है वही रीजन, लेकिन उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। भाई, कुछ लिख के भी तो देना, उसको प्रूफ भी तो करना है। हमने ये तो बोल दिया है कि भूकंप के आने से सुनामी का उद्भव होता है, ये तो बोल दिया, लेकिन वो जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको, वो थोड़ा सा ना ललायित होगा, वो जानने का प्रयास करेगा क्या कैसे। थोड़ा सा आप उसको ये भी बता दीजिए कि ठीक है, भूकंप आने से सुनामी उत्पन्न होती है, ये सब ठीक है, लेकिन कैसे कैसे होती है, तो आपको बताना होगा कि सर, जब समुद्र के अधस्थल में जो भूकंप आते हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि जो भूकंप आ रहा है ना, वो भूकंप समुद्र के अधस्थल में 50 किलोमीटर से ज्यादा की गहराई में नहीं होना चाहिए। पहली बात तो 50 किलोमीटर की ज्यादा गहराई में नहीं होना चाहिए, 50 किलोमीटर से कम गहराई पर वो भूकंप आया हो। समझ गए यहां पर, मतलब वहां पर समुद्र की गहराई अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर कम नहीं होती है, बहुत होती है ना। 50 किलोमीटर से कम गहराई नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम होगी चलेगा, कोई बात नहीं, जितनी कम गहराई उतना तीव्र भूकंप आएगा, ये बात याद रखिएगा ऊपर, है ना। इसके अलावा जब 50 किलोमीटर से कम गहराई पर कोई भूकंप उत्पन्न होता है ना, तो उसकी तीव्रता सोचिए उसकी कितनी होगी, तीव्रता 7.5 से ज्यादा होगी।
7.5 से जब रिक्टर मापनी जो होती है जिससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है उसके अनुसार 7.5, अभी जो भूकंप के बारे में लोग सुनते हैं ना उसकी तीव्रता कितनी होती है रिक्टर मापनी पर, उसकी 1.5, 1.3, 1.2, मैक्सिमम 2.2, 2.3, दैट्स ऑल, इससे ऊपर नहीं। लेकिन जब कभी 7.5 की तीव्रता वाला भूकंप आता है ना तो पूरी धरती हिलने लगती है, याद रखिएगा आप इस बात को। तो ये जो भूकंप आते हैं 50 किलोमीटर से कम गहराई पर जो भूकंप आते हैं, है ना, तो उस भूकंप के आने से क्या होता है कि समुद्र के अधिस्थल में विकार उत्पन्न होता है। विकार मतलब कि पानी अपने स्थान को छोड़ने लगता है, उसके स्थान पर दूसरा पानी है, मतलब पानी में एकदम हलचल सी मच जाती है। पानी को समझ नहीं आता मैं किधर जाऊं अब। समझ रहे आप लोगों को, जब 7.5 की तीव्रता के साथ कोई भूकंप आता है ना समुद्र के अधिस्थल में, तो पानी भी इधर उधर भागने लगता है, उसको स्थायित्व चाहिए होता है। अब चूंकि जो ये भूकंप आया उसने क्या किया, उस जो तल था समुद्र तल उसमें भ्रंश पैदा कर दिया, भ्रंश पैदा कर दिया। कैसा भ्रंश, जरा इस पिक्चरों के माध्यम समझिए। पहले आप पिक्चर नंबर फर्स्ट को देखिए, इसमें क्या दिख रहा है आप लोगों को, पिक्चर नंबर फर्स्ट में क्या दिख रहा है, देखिए जब ऐसा कोई भूकंप आता है तो समुद्र की तली है, ये समुद्र की तला है पूरा, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार का भ्रंश उसमें पैदा हो जाता है, भ्रंश पैदा हो जाता है, मतलब एक प्रकार की दरार पैदा हो जाती है उसकी तली में, समुद्र की तली में, ठीक है। तो दरार होने से क्या होगा, दरार होने से क्या होता है अब आपको समझनी चाहिए इसकी पिक्चर नंबर सेकंड। पिक्चर नंबर सेकंड में इसको चलाकर दिखाता हूं मैं आप लोगों को। देखिए इस पिक्चर में आप देखिए, अब शुरू से देखिएगा, देखिए दो प्लेटें समुद्र के अंदर, दो प्लेटें, ये देखिए दो प्लेटों में अपना घर्षण हुआ, घर्षण होने से क्या होगा कि उसमें तीव्रता उत्पन्न होगी, घर्षण होने से उसका जो मटेरियल होगा ना वो ऊपर की ओर मूव करना चालू करेगा। अब धीरे धीरे प्लेट, एक प्लेट अंदर धंसती जा रही है, दूसरी प्लेट नीचे जा रही है, एक प्लेट अंदर से मुड़ रही है, तो मुड़ने से क्या होगा वहां पर एक अनावश्यक, एक अलग प्रकार का बल उत्पन्न होगा और पानी जो है इसका खिंचाव इधर उधर भागने लगेगा, जिससे ऊपर पानी में लहरें उत्पन्न होने लगेगी। थोड़ा इसको समझिए, देखिए जब भ्रंश पैदा होता है तो क्या होता है कि इसका एक भाग धंसने लगता है, एक भाग ऊपर उठ जाता है, एक भाग ऊपर उठ जाता है उसके अधिस्थल का, और एक भाग नीचे धंसने लगता है। तो समुद्र के जल में क्या होगी, लहरें उत्पन्न होगी। बात समझ आई। और भूकंप द्वारा जल के, जब देखिए अभी भूकंप आया है ना, भूकंप आने से जब एक ही भाग नीचे धस रहा है, एक भाग ऊपर उठ रहा है, एक भाग नीचे धस रहा है उसके अधिस्थल का, तो इससे लहरें उत्पन्न होगी। लेकिन उन लहरों में भी एक विशेषता होती है, अगर वो लहरें मतलब जो पानी वहां पर जो एडजस्ट हुआ है, जो पानी वहां पर विस्थापित हुआ है, वो पानी अगर ऊर्ध्वाधर रूप में हुआ है, मतलब हॉरिजेंटल हुआ है, हॉरिजेंटल, ये तो समझते हैं ना, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, हॉरिजेंटल बोलते हैं हम इसे और वर्टिकल बोलते हैं इसको, क्लियर है। ये है आपका ऊर्ध्वाधर, हॉरिजेंटल दैट मींस, माफ कीजिएगा, वर्टिकल दैट मींस ऊर्ध्वाधर, और हॉरिजेंटल दैट मींस की क्षैतिज, क्लियर है, क्षैतिज। समझ आए आपको। तो जब पानी का विस्थापन ऊर्ध्वाधर विस्थापन होता है, पानी का ऊर्ध्वाधर मतलब हॉरिजेंटल रूप में होता है, तब सुनामी का जन्म होता है। जब खड़ी लहरें आती है ना तब सुनामी उत्पन्न होती है, लेटी हुई लहरों से कुछ नहीं होता है, क्षैतिज विस्थापन से कुछ नहीं होता, मतलब कि सुनामी नहीं आती है, क्योंकि वो लहरें थोड़ी बहुत दूर आगे जाने के बाद वो समाप्त हो जाती है। जो क्षैतिज होती है हॉरिजेंटल रूप में होती है ना, वो लहरें वहीं समाप्त हो जाती है समुद्र में ही। लेकिन जो खड़े पानी की लहरें आती है, मतलब वर्टिकल रूप में आती है, जो ऊर्ध्वाधर रूप में आती है, वो लहरें घाट तक आते आते उनका रूप इतना विकराल हो जाता है कि किसी को देखने वाला दहशत से ही खत्म हो सकता है, दहशत से ही मर जाए, इतनी विकराल होती है लहरें। इसके बाद में इसका सेकंड जो कारण है आने का, है ना, या इसकी उत्पत्ति का, वो भूस्खलन भी हो सकता है। भूस्खलन आप लोगों ने देखा होगा ना, अभी जो है बारिश से जस्ट पहले या बारिश में आप लोग उत्तर भारत में कई प्रकार के जो भूस्खलन होते हैं ऊपर पहाड़ियों पर, उनको आप सुनते रहते होंगे न्यूज वगैरह में। तो ऐसा ही कोई भूस्खलन, लेकिन उसका जो भूस्खलन हुआ है, जो भाग टूट करके नीचे गिरा है ना, वो भाग सीधे समुद्र में जाना चाहिए। अब जब वो बड़ा भाग, एक पहाड़ मान के चलो कि उसका आधा पहाड़ धंस गया, टूट गया, और उसका सारा जितना मटेरियल था पूरा समुद्र में चला गया। अब सोचिए कितना मटेरियल होगा वो, जब पूरा समुद्र में जाएगा तो पानी को तो इधर उधर भागना ही पड़ेगा, पानी वहां से विस्थापित तो होगा,
तो क्या होगा, समुद्र में लहरें उठ। अरे यार सोचिए ना कि एक आपके घर में एक पानी से भरा हुआ एक टब है, उसमें छोटा सा कंकड़ मारिए आप, तो क्या होगा, कंकड़ मारते ही वो पानी वहां से हटेगा, हटेगा ना, और वहां पर अचानक से एक बीच में से ही लहरें, चारों तरफ की एक लहरें बनना चालू हो जाएगी, होती है ना। तो बिल्कुल यही एक बड़े आकार में, बड़े स्तर पर समुद्र में होता है। तो अधस्थल पर भूस्खलन से सुनामी पैदा होती है। जब भूस्खलन के कारण चट्टान का बहुत बड़ा भाग ढाल के साथ नीचे गिरता है, तब समुद्र में ऊर्ध्वाधर दिशा में हलचल पैदा होती है। ऊर्ध्वाधर दिशा में, वर्टिकल की माफ कीजिएगा, वर्टिकल की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल की नहीं, ठीक है, ऊर्ध्वाधर की बात कर रहे हैं, क्षैतिज की नहीं। और इससे क्या होगा, सुनामी इससे इस कारण पैदा होगी। इसके अलावा जो तीसरा रीजन है वो है ज्वालामुखी उद्गार। क्या है दोस्तों, ज्वालामुखी उद्गार। अब ज्वालामुखी तो आपने बहुत ज्यादा पढ़ा है, मैं सबको पढ़ा चुका हूं, ज्वालामुखी पढ़ा चुका हूं, भूकंप आपको पढ़ा चुका हूं, और आज मैं आपके सामने जो है सुनामी भी लेकर के आया हूं, सुनामी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो ज्वालामुखी उद्गार कारण कैसे लहरें उत्पन्न होगी, तो सुनिए, जब कभी समुद्र में शक्तिशाली ज्वालामुखी उद्गार होता है, शक्तिशाली मतलब विस्फोट होने वाला, ज्यादा बड़ा, कोई बड़ा ज्वालामुखी है, तो जल की बिना विशाल राशि जो है विस्थापित होने लगती है। जल, काफी सारा जल जो है इधर उधर विस्थापित होने लगता है और सुनामी का जन्म होता है। इस प्रकार जब कभी मेग्मा निकलने से रिक्त स्थान को भरने के लिए भूमि नीचे धंसती है, तो बड़े आकार का क्रेटर बन जाता है। अब सुनिएगा, ज्वालामुखी उद्गार हुआ, एक बड़ा, छोटा मोटा नहीं, बड़ा ज्वालामुखी भी उद्गार हुआ, उसमें से जब मेग्मा निकलता है बाहर, मेग्मा जब बाहर निकलता है, तो बाहर निकलने के बाद में जो वहां रिक्त स्थान होता है, जस्ट लाइक दिस क्रेटर, तो इस प्रकार के क्रेटर को वापस भरने के लिए जो है क्या होता है, ये नीचे धंसने लगती है, भूमि नीचे की ओर धंसने लगती है ना। कुल मिलाकर के वहां की भूमि अगर डिस्टर्ब होगी ना, तो क्या होगा, पानी में हलचल होगी, और ये हलचल ही तो चाहिए सुनामी के लिए, और क्या चाहिए आपको। तो समुद्री जल पर इस क्रेटर में तेजी से, समुद्र का जो पानी होता है ना, वो इस प्रकार के क्रेटर में क्या होगा, तेजी से पानी अंदर घुसने लगेगा, समुद्र का पानी। तो जल में ऊर्ध्वाधर विस्थापन हो जाने से इससे सुनामी का निर्माण होने लगेगा। जब पानी इसमें तीव्र गति से जाएगा, चूंकि क्रेटर, तो क्रेटर, ये क्रेटर बना कैसे, अंदर से लावा निकलने से। लावा मतलब कि इसमें एक पर्टिकुलर एक छेद है जिसके कारण ऊपर लावा आया है यहां तक, तो पानी भी जब जाएगा तो क्या होगा, सीधे वहीं पहुंचेगा। तो पानी की बड़ी मात्रा इस गड्ढे में जाती है, इस क्रेटर में जाती है, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, पानी बहुत बड़ी मात्रा में अंदर जाएगा, जिससे एक अलग प्रकार का ऊर्ध्वाधर विस्थापन होगा पानी का, जिससे बड़ी लहरों का जन्म होता है समुद्र, समुद्र पर। क्लियर है। तो ये तीन बड़े रीजन थे ज्वालामुखी उद्भव के, उत्पत्ति के। इसके बाद में पॉइंट नंबर 3 में हम बात कर रहे हैं सुनामी के प्रसार की। सुनामी का प्रसार किस प्रकार से होता है, तो आइए जरा एक स्लाइड के माध्यम से इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। सुनामी का प्रसार, बस ध्यान से सुन लीजिएगा, एक ही बार में सब कुछ याद हो जाएगा, कुछ रटना नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं रटना है, बिल्कुल हिस्ट्री की तरह पढ़िए, जियोग्राफी को, मजा आएगा। जैसे हिस्ट्री में अगर आप रटने बैठते हो ना, तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाओगे, एक समय आता है सब भूल जाते हो। लेकिन अगर हिस्ट्री को एक बार समझ लिया स्टोरी की तरह, तो उसको फिर कभी लाइफ में भुलाने की, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो हमेशा याद रहता है। उसी तरह से भूगोल भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल इतिहास की तरह ही भूगोल पढ़ाऊं, ताकि आप लोग कुछ रटना ना पड़े, बस खाली समझते चलिएगा। एक बार समझ लिया ना, इसका जो मेन मोटिव होता है ना, उसको एक बार पकड़ लिया, जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा, उस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लिया ना, तो जरूरत ही नहीं पड़ी कुछ रटने की। देखिए, इसके प्रसार की अगर हम बात करें, इसके फैलने की बात करें, तो सुनामी जो है लंबी तरंगों की श्रृंखला होती है, लंबी तरंगों की श्रृंखला होती है। यार सोचिएगा, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। सुनामी लंबी तरंगों की श्रृंखला होती है, लंबी तरंगों की श्रृंखला, वही पानी में टप में कंकड़ डाला, उससे क्या होगा, लहरें, गोल गोल लहरें उत्पन्न होगी, लेकिन उनका आकार कितना लंबा होता है, समझ रहे हो। तो जो समुद्र तल पर चारों ओर अग्रसर होती है, चारों ओर अग्रसर होती है, जब सुनामी आती है, सुनामी का जब उत्पन्न होता है, सुनामी जब पैदा होती है ना, तो सुनामी के पैदा होते टाइम पर जो तरंगे होती है उसकी, वो उसके चारों ओर अग्रसर होती है, चारों ओर से, है ना, या सुनामी, तो उसके चारों ओर। जैसे एग्जांपल देखिए, इसकी गति किसी तालाब में पत्थर फेंकने से पैदा होने वाली जो उर्मिकाएं हैं, रिपल्स जो होते हैं, उनके समान होती है, रिपल्स के समान होती है ना। गहरे सागर में सुनामी, अब ध्यान दीजिएगा इस पर, मेन कॉन्सेप्ट है आपका। जब सागर, गहरे सागर में जब सुनामी आती है ना, तो
उसकी जो है अगर हम तीव्रता की बात करें तो उसकी तीव्रता होती है 500 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा। तीव्रता सोचिए, जो गहरे सागर की सुनामी होती है उसकी तीव्रता होती है 500 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा की तीव्रता होती है। मतलब एक घंटे में ये लहरें, जो विनाशकारी लहरें है ना, एक घंटे में लगभग 800 किलोमीटर का सफर करती है। और अगर इनके तरंग दैर्घ्य की बात करूं, इनकी तरंगों की लंबाई की बात करें, तरंग दैर्घ्य की जो इनकी तरंगे होती है, इनकी लंबाई की अगर हम बात करें ना, तो 500 से 700 किलोमीटर तक लंबी होती है ये तरंगे। 500 से 700 किलोमीटर लंबी तरंगे होती है। लेकिन इनकी बहुत अच्छी खूबसूरती पता क्या होती है, खूबसूरती तो नहीं कहेंगे, विनाश का एक अन्य चरण होता है कि समुद्र में रहने वाले व्यक्ति को, अगर कोई जहाज में है कहीं पर, तो उसको सुनामी का पता लगाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब सुनामी पैदा होती है ना, तो उस समय उसकी जो ऊंचाई होती है ना, वो ऊंचाई लगभग 1 मीटर से भी ज्यादा नहीं होती, 1 मीटर से भी कम होती है, 1 मीटर से भी कम होती है। वो लहर की ऊंचाई आगे बढ़ते बढ़ते, मतलब घाट तक आते आते, जो तट होता है समुद्र तट, वहां तक आते आते उसकी जो ऊंचाई है 15 मीटर से भी ज्यादा ऊंची हो जाती है वो। तो समुद्र में पता ही नहीं चल पाता कि सुनामी आई है, लेकिन ऊपर पता नहीं चल पाता, लेकिन नीचे जो कोहराम मचा होता है पानी के अंदर, वो कोहराम उस व्यक्ति को ले डूबता है। बस समझ आपको, इनकी ऊंचाई 1 मीटर से भी कम होती है, क्योंकि खुले समुद्र के गहरे जल में इनकी लंबाई जो है अधिक और ऊंचाई कम होती है। लंबाई ज्यादा होती है, ऊंचाई कम होती है, इसलिए ये ऊपर से दिखाई नहीं देती। परंतु जैसे ही सुनामी तट की ओर आगे बढ़ती है, तो इसमें कोई दो विशेष महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाते हैं। दो कौन कौन से मैं आपको समझा भी चुका हूं। एक परिवर्तन तो यह आता है कि इनकी स्पीड, गति जो है ना, घट करके केवल 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। पहला परिवर्तन, जब लहर उत्पन्न होती है तो उसकी गति कितनी होती है, 500 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ती है। घाट तक, मतलब तट तक पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड कम हो जाती है। कितनी हो जाती है, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जितनी स्पीड से आप बाइक चलाते हो ना, उस स्पीड में हो जाती है। इसके अलावा दूसरा जो परिवर्तन होता है वो इसकी ऊंचाई में होता है। ऊंचाई, जब ये सुनामी पैदा होती है तो उस स्थान पर इसकी ऊंचाई बहुत कम होती है, 1 मीटर से भी कम होती है, मतलब 1-2 फीट इतनी ऊंची होती है, जो कि समुद्र में सामान्य लहरें भी इस प्रकार की चलती रहती, तो कोई मैटर नहीं करता, कोई ध्यान नहीं देता इस बात पर, है ना। लेकिन ये लहरें धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 तट तक आते आते इनकी जो ऊंचाई होती है वो 15 मीटर से भी ज्यादा हो जाती है, मतलब 5 मंजिला इमारत से भी ज्यादा ऊंची। इसलिए इन्हें उथले जल की तरंगे भी कहते हैं, उथले जल की तरंगे भी कहते हैं। गहरे सागर में इनकी लहर कम दिखाई देती है ऊपर, लहरें तो उनका प्रभाव, बल जो होता है ना, वो इससे भी ज्यादा होता है। सोचिए ना, जब सुनामी पैदा होती है तो जहां पैदा हुई है वहां पर उसकी स्पीड सोचिए, 500 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ती है। ऊपर बहुत कम दिखाई देती है, 1-2 फीट ऊंची ही लहर दिखाई देती है, लेकिन मत सोचिए कि ऊपर से 1-2 फीट ऊंची ही है। उसकी ऊंचाई, गहरा समुद्र है, उसकी ऊंचाई बाहर कम दिखाई दे रही है, अंदर उससे ज्यादा है। जैसे जैसे पानी उतला होता जाएगा, जो अंदर की जो गहराई है ना उसकी, वो ऊपर आती चली जाएगी। उस सुनामी का विकराल रूप देखने को मिलेगा बिल्कुल उथले जल पर, मतलब सागर के तट पर। बात समझ आई? तो इस प्रकार से इसका प्रसार होता है। प्रभाव की बात करें तो आवश्यकता ही नहीं है बात करने की, क्यों, आप सभी लोग जानते हैं इसका प्रभाव कैसा होता है। बड़ा ही विनाशकारी होता है, दिल को दहला देने वाला होता है। अगर आप पिक्चर को भी देख पा रहे हैं तो इसमें देखिए किस तरह से अचानक से आती है, कोई नोटिफिकेशन नहीं होता है कि मैं आने वाली हूं, तैयारी कर लीजिए, शहर खाली कर, ऐसा कुछ नहीं होता है। अचानक से आएगी, है ना, अचानक से आएगी और इस प्रकार का आतंक मचाती है। पिक्चर में देख रहे हैं आप लोग, है ना, शहर के शहर तबाह हो जाते हैं, किसी को कोई मौका नहीं मिलता है। कुछ इस प्रकार के नजारे होते हैं सुनामी जाने के बाद। देखिए, सब कुछ खत्म, गांव के गांव बह जाते दोस्तों, गांव के गांव बह जाते हैं। सारी जो भी हमारी व्यवस्था, मानव, वो मानव द्वारा निर्मित संपूर्ण व्यवस्थाएं पूरी तरह समाप्त कर देती है सुनामी। तटवर्ती क्षेत्रों के निवासियों के लिए सुनामी की बात करें तो एक बड़े खतरे के रूप में ये लोग याद करते हैं इसे, एक बड़ा खतरा होती है सुनामी तटवर्ती क्षेत्रों। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि सबसे ज्यादा जो कारोबार होता है वो तटवर्ती क्षेत्रों पर ही होता है, इसलिए ज्यादा लोग वहीं रहते हैं। क्योंकि विश्व भर में तटीय क्षेत्रों में जो जनसंख्या होती है वो सघन होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर थोड़े ज्यादा चांसेस होते हैं, ज्यादा अवसर होते हैं इनकम के।
ये क्षेत्र बहुत सी मानव गतिविधियों के केंद्र होते हैं, अतः यहाँ दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी अधिक जान माल को नुकसान पहुंचाती है ना। जहां जहां सुनामी का पानी एंटर करता है वहां वह तबाही समझिए। सुनामी समुद्र तट पर विराट लहरों के रूप में अपार शक्ति के साथ प्रहार करती है। इन लहरों में अपार ऊर्जा होती है। ये घातक लहरें तट से सैकड़ों मीटर अंदर तक प्रवेश कर जाती है। ये घरों को गिरा देती है, गांव के गांव बहा ले जाती है, पेड़, बिजली, खंबे, इन सबको नष्ट कर देती है। और अंत में इसकी सबसे बड़ी विशेषता सोचिएगा, सबसे बड़ी विशेषता, बड़ा क्रूरता वाला काम क्या होता है पता है? जब ये लहरें वापस रिटर्न मारती है ना, तो जो भी इनके पास होता ना सबको घसीट कर वापस समुद्र में ले जाती है। अब ऐसे में मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर पीड़ित हुआ है, चोट लगी उसको, है ना, लेकिन क्या होगा कि अभी तक वो उस पानी में फंसा हुआ है ना, तो जितने को भी इसने प्रभावित किया है उस सबको, लगभग लगभग सभी को वो अंत में वापस जाते समय हजारों असहाय पीड़ितों को समुद्र में घसीट कर वापस ले जाते। ये सबसे बड़ा इसका कार्य होता है। बाहर आकर के तो समझ रहे ना, बाहर आकर के तो जो उसने आतंक मचाया वो ठीक है, उसके बाद भी वो छोड़ती नहीं है। अच्छा, बात करते हैं आखिरी पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 5 पर। हिंद महासागर में जो सुनामी आपको देखने को मिली थी, कब देखने को मिली थी? 2004। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक सुनामी आई थी। शायद आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, क्योंकि उस समय रहना तो पॉसिबल नहीं होगा आप लोगों का, है ना, तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। लेकिन अगर किसी ने सुनामी के बारे में सुना हो कभी रेडियो पर, टीवी पर, तो जरूर इसके आतंक के बारे में पता होगा। बहुत ज्यादा आतंकित हो चुका था पूरा दक्षिण भारत हमारा। पूरे दक्षिण भारत में बहुत बड़े आतंक का माहौल था। कई दिनों तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए थे दक्षिण भारत के लोग। और सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि 11 देश इससे प्रभावित हुए थे। और ये भी कहा गया कि इसके पहले भी कई सुनामियां आई थी हिंद महासागर में। जैसे 1819 में सुनामी आई, 1820 में भी आई, 1845 में भी आई, 1945 में भी आई। लेकिन जो 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी, उसका विकराल रूप उन सबसे बड़ा था। सबसे ज्यादा नुकसान इसने पहुंचाया था। और यही रीजन था कि इसे अंतरराष्ट्रीय आपदा का नाम दे दिया गया था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि इसने 11 देशों को प्रभावित किया। 11 देशों में इसने आतंक मचाया था। इसी कारण से इसको अंतरराष्ट्रीय आपदा के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये इसकी शुरुआत कहां पर हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी ना, ये सुनामी कहां पैदा हुई थी? तो दोस्तों, ये इंडोनेशिया, नाम सुना आप लोगों ने? इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा, वहां पर एक भूकंप आया था। उसके नजदीक एक भूकंप आया था। इसकी तीव्रता पता है क्या थी? 8.9। सोचिएगा आप लोग, 8.9। इससे पहले कि जितने भूकंप 1819-20 में आए हैं, 1819-20 में आए हैं, 1845 में, 1945, जो भूकंप आए थे ना, उनकी तीव्रता इतनी नहीं थी, लगभग 5-6 के समथिंग ही थी या उससे कम थी। लेकिन इसकी तीव्रता थी 8.9, मतलब कि 9 के आसपास इसकी तीव्रता थी। बहुत भयंकर कोहराम मचा था इसने। इससे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निकट अधिस्थल में 15 मीटर ऊर्ध्वाधर विस्थापन हुआ था। सोचिए आप लोग, पानी का 15 मीटर ऊर्ध्वाधर, मतलब कि वर्टिकल रूप में पानी में हलचल हुई थी 15 मीटर। बात समझ आई? बहुत सी शक्तिशाली सुनामी, और इसे बहुत ही शक्तिशाली सुनामी का जन्म हुआ। इतने शक्तिशाली भूकंप का कारण क्या हो सकता है? प्लेट विवर्तनिकी था, प्लेटों का, नीचे प्लेटों का खिसकना था। प्लेटों के खिसकाव के कारण ये भूकंप आया, और भूकंप आने से इतनी भयानक सुनामी आई थी हिंद महासागर में। इसकी विशेष पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, बस खाली क्या कि कब आई थी? तो ये 26 दिसंबर 2004 को ये सुनामी आई थी। इसने 11 देशों को प्रभावित किया। इसी कारण से इसको अंतर्राष्ट्रीय विपदा के रूप से जाने जाते हैं। इसके भूकंप के रिएक्टर मापने के अनुसार इसकी तीव्रता क्या थी? तो 8.9 मापी गई थी। कहां पर आई थी? तो सुमात्रा, जो इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा के निकट भूकंप आने से इस भयानक सुनामी का जन्म हुआ था। दैट्स ऑल। इससे ज्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? चलिए, इसी के साथ में दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। लेक्चर नंबर 20 में हम चर्चा करेंगे अपक्षय की। क्या होता है अपक्षय? इसको पूरा, जिसको हम अंग्रेजी में वेदरिंग भी कह देते हैं, तो इसको पूरे विस्तार से डिटेल में समझेंगे और बिल्कुल व्यवहारिक रूप से और एज ए स्टोरी समझने का प्रयास करेंगे, ताकि कुछ भी आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। ओके फ्रेंड्स, इसके जाने से पहले मैं आप लोगों को फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में ऑलमोस्ट सभी आवश्यक लिंक आपको दे दी गई है, जिन्हें आप विजिट करके आप अपनी स्टडी को बेहतरीन कर सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं। यूट्यूब हो या
व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह सब जगह एक ही नाम चलता है, लोधाजी क्लासेस। इसी नाम से मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट हैं। क्लियर है? तो कहीं पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल की लिंक दी गई है आप लोगों को, नंबर ये लिखे। पर्सनली व्हाट्सअप पर मैसेज करने चाहते हो तो ये ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। यदि आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि अगर आप हमारे साथ प्रॉपर तरीके से स्टडी करना चाहते हो, बिना कोई फीस दिए, बिना कोई चार्ज दिए, तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी गई है। दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको डेली क्लासेस मिलती रहेंगी। जो भी मेरे सेशन अपलोड होते हैं सबकी क्लास लिंक मिलती रहेगी। नोट्स वगैरह सब कुछ आपको एक ही स्थान पर, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पर या व्हाट्सएप चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा सेशन यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।